नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 10th के सिविक्स के सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था द स्टोरी ऑफ मैक्सिको ओलंपिक्स, जिसमें कि हम लोगों ने कार्लोस और एक और उनके साथ जो थे एथलीट यानी कि टॉमी स्मिथ, उनके बारे में हम लोगों ने जाना था, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन थे, और किस तरीके से उनका सपोर्ट पीटर नॉर्मन ने किया, क्या क्या डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ होती हैं, क्या डिविजन्स होते हैं, और कैसे उनका मूर्ति लगाया गया था उनके कॉलेज में, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। उसके बाद कैसे सोशल डिफरेंसेस का शुरुआत होता है, क्या ओवरलैपिंग होती है, क्या क्रॉस कटिंग होती है इन डिफरेंसेस का, ओवरलैपिंग से क्या नुकसान होता है, क्रॉस कटिंग का क्या फ़ायदा है, वो सब हम लोगों ने देख लिया था। होमोजीनियस सोसाइटी के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न, यानी सोशल डिवीज़न पे क्या राजनीति होती है। तो आज हम इसके राजनीति के बारे में पढ़ेंगे कि राजनीति का क्या इफेक्ट है सोशल डिवीज़न में। तो सिविक्स के क्लास 10th में हम लोग क्लास 10th का 3rd चैप्टर देख रहे हैं सिविक्स का। तो देखते हैं कि किस तरीके से सोशल डिवीज़न है जो है, यानी कि पॉलिटिक्स जो है वो सोशल डिवीज़न को किस तरीके से अफेक्ट करती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या जो पॉलिटिक्स है उसका कोई प्रभाव होता है इन सोशल डिवीज़न पे। और पहली बार अगर देखा जाए फर्स्ट साइट में तो ऐसा लगेगा कि जो कॉम्बिनेशन अगर हो गया कहीं भी किसी भी कंट्री में पॉलिटिक्स और सोशल डिवीज़न का, तो ये जो है वो बहुत खतरनाक और बहुत ही विस्फोटक हो सकता है उस कंट्री के लिए। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है, क्या ये सही में खतरनाक होता है या फिर इसका कोई सही मतलब इससे कोई एडवांटेज भी है उस कंट्री को या केवल नुकसान ही है। तो देखते हैं। तो डेमोक्रेसी जो है उसमें क्या हो जाता है कि कंपटीशन अगर हो गया बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज में, तो कंपटीशन तो होता ही है। अगर कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ अलग अलग पार्टियों में कंपटीशन होता है, और उनके कंपटीशन के कारण ही जो सोसाइटी है वो डिवाइड हो जाता है, यानी वो बट जाता है उनके कंपटीशन के कारण। अब सोसाइटी के बढ़ने में होगा क्या कि यदि वो लोग खुद से compete करने लगे, यानी खुद से वो लोग अगर तुलना करने लगे, कंपटीशन होने लगे, तो सोशल डिवीज़न जो होगा, और उसके साथ सोशल डिवीज़न के साथ क्या मिल जाएगा, तो सोशल डिवीज़न के साथ ही पॉलिटिकल डिवीज़न भी अगर आ गया तो इसके कारण होगा क्या कि कन्फ्लिक्ट हो सकता है, यानी उनमें बात को लेकर के कुछ मुद्दा हो सकता है या वायलेंस हो सकता है, वहाँ पे तनाव हो सकता है, और कंट्री डिसइंटीग्रेट भी हो सकता है, यानी कंट्री का क्या बोला जाए कि एकता जो है वो टूट सकता है। तो ये ऐसा बहुत सारे कंट्रीज में हो चुका है। किसके कारण, तो जब सोशल डिवीज़न के साथ पॉलिटिक्स मिल गया, यानी सोशल डिवीज़न पे लोग राजनीति करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो आउटकम्स हैं इसके, वो उनका रेंज कहाँ तक है, यानी क्या क्या हो सकता है। तो यदि नॉर्दर्न आयरलैंड का बात देखा जाए, जिसके के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा, तो ये रीजन जो है वो कहाँ का है, तो यूनाइटेड किंगडम का रीजन है। और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे यहाँ अगर देखा जाए तो बहुत साल से ये जो है वो वायलेंट का साइट रहा है, यानी यहाँ हमेशा लोग वायलेंट हिंसा करते आए हैं एक दूसरे में, और यहाँ इथनो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट होता है, यानी इथनो मतलब पॉलिटिक्स से मिल करके यहाँ पे हमेशा विवाद होते रहता है लोगों में। अब इसका पॉपुलेशन जो है वो 2 मेजर सेक्टर में डिवाइड किया गया है, यानी क्रिश्चियन ही है लेकिन फिर भी 2 मेजर सेक्शन में, यानी 53% जो यहाँ है वो प्रोटेस्टेंट है, जबकि 44% जो लोग हैं वो रोमन कैथोलिक है। और कैथोलिक जो है ये यहाँ के नेशनल पार्टी जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और वो डिमांड करते हैं कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से मिल करके एक हो जाए, और पूरा जो कंट्री है उसमें कैथोलिकों का जो ओहदा है वो बढ़ जाए, यानी कि कंट्री जो है वो प्रीडोमिनेंटली कैथोलिक कंट्री बन जाए, यानी क्रिश्चियन में भी कौन सा, तो कैथोलिक क्रिश्चियन। लेकिन अब जो यहाँ के जो प्रोटेस्टेंट हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, तो यूनियनिस्ट को, और वो चाहते हैं कि यूके का ही ये पार्ट रहे, यानी ये आयरलैंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में शामिल ना हो, क्योंकि यूके में अधिकतर प्रोटेस्टेंट लोग ही हैं। तो इस कारण होता क्या है वहाँ पे कि हमेशा
युद्ध होते रहता है, मतलब आंतरिक लड़ाई होते रहती है किनके बीच में, तो ये फाइट होते रहता है यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच में, या फिर वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं यूके के और नेशनलिस्ट के बीच में होते रहता है, जिसके कारण हजारों सैकड़ों सिविलियन, उसके बाद मिलिटेंट्स यानी जो आतंकवादी हो गए या फिर सिक्योरिटी फोर्स है वो मारे जाते हैं। और ऐसा केवल कब हुआ था, तो 1998 में जब यूके गवर्नमेंट और नेशनलिस्ट जो हैं उनके बीच में हुआ क्या था। सो देखते हैं हम लोग कि उनके बीच में पीसफुल ट्रीटी हुआ था, यानी शांति समझौता हुआ था 1998 में, जो कि इस कारण से था कि वहाँ पे आर्म यानी हथियार के बल पे जो स्ट्रगल होता है वो रोक दिया जाए। अब एक और कहानी देखते हैं यूगोस्लाविया का। तो यूगोस्लाविया एक कंट्री है, इसमें क्या हुआ कि हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ, यानी इस शांतिपूर्वक जो समझौता था उसके कारण हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ। यहाँ पॉलिटिकल कंपटीशन जो था वो रिलीजियस भी था और इथनिक लाइंस में भी था, जिसके कारण यूगोस्लाविया जो था वो टूट गया, यानी बहुत सारे कंट्रीज में वो बट गया और यूगोस्लाविया टूट करके 6 स्वतंत्र देशों में बदल गया, यानी 6 स्वतंत्र राष्ट्र हो गया यूगोस्लाविया। अब कुछ एग्जाम्पल जो हैं जिसमें होगा क्या कि लोग ऐसा कंक्लूड करते हैं, कुछ ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन को एक साथ मिला करके नहीं रखना चाहिए, मतलब मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि यदि ये होगा तो कोई भी जो ये बेस्ट होगा कि सोशल डिवीजन अगर किसी कंट्री में है तो उसे पॉलिटिक्स से नहीं मिलाया जाए, क्योंकि अगर किसी कंट्री में सोशल डिवीजन है तो उसे अब कभी भी पॉलिटिक्स के टर्म में एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ लोगों का कंक्लूजन है, कुछ लोगों का मानना है। लेकिन उसी समय जो एक्सप्रेशन है सोशल डिवीजन का अगर पॉलिटिक्स में, वो बहुत जगह इस तरीके का आपदा क्रिएट नहीं करता है, यानी बहुत जगह अगर सोशल डिवीजन पॉलिटिक्स में है तो इस तरीके का समस्या नहीं आता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि एक काइंड जो है, एक काइंड का या फिर दूसरे काइंड का बहुत सारे कंट्रीज में सोशल डिवीजन्स हैं। जहां भी ये एग्जिस्ट करते हैं सोशल डिवीजन, वहां ये पॉलिटिक्स में जरूर रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टीज इन मुद्दों को जरूर उठाती हैं, अपना ताकत बनाती हैं इस सोशल डिवीजन को, यानी लोग जो अलग अलग कम्युनिटीज के हैं उनको वो अपना ताकत बनाती है। और यदि डेमोक्रेसी में देखा जाए तो ये बिल्कुल नेचुरल है कि पॉलिटिक्स में सोशल डिवीजन शामिल किया ही जाएगा। और पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि इनके बारे में बात करती हैं, हमेशा इनके बारे में बात करती हैं, ये जो सोशल डिवीजन है उनके बारे में। और उससे होता क्या है कि इन डिवीजन से के कारण वो बहुत सारे वादा करती है अलग अलग कम्युनिटीज से, और दिखाती है कि किस तरीके से जो वेरियस कम्युनिटीज हैं उनमें उनका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। कि अब उन कम्युनिटीज के लिए, मतलब जहां वो कम्युनिटीज का वर्चस्व ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा लोग रहते हैं, वहां वो अपना जो प्रतिनिधि खड़ा करते हैं वो उन्हीं कम्युनिटीज से रिलेटेड प्रतिनिधि खड़ा करते हैं। और वो क्या करते हैं कि पॉलिसीज, बहुत सारे पॉलिसीज बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या जो चीज़ें हैं उन कम्युनिटीज के लिए डिसएडवांटेज है, यानी कि सही चीज़ नहीं है। अब सोशल डिवीजन जो है वो किसी भी कंट्रीज को जो वोटिंग सिस्टम है उसको भी बहुत सारी कंट्रीज में अफेक्ट करता है। जैसे क्या है कि लोग जो है वो करते क्या हैं कि एक कम्युनिटी को ही वोट देना प्रीफर करते हैं, मतलब जो जिस कम्युनिटी के हैं उसी कम्युनिटी के पार्टी को वो वोट देते हैं। और बहुत सारे कंट्रीज में जो पार्टियां हैं वो फोकस करती हैं केवल एक कम्युनिटी पे, यानी वैसा कम्युनिटी जो कि सबसे ज़्यादा संख्या में हो उसी को वो ज़्यादा फोकस करती हैं। और अगर देखा जाए तो ये जो है, यानी कि इनमें से सारा कारण जो है वो जरूरी नहीं है कि वो कंट्री को डिसइंटीग्रेट ही करे, यानी कंट्री के एकता को वो तोड़ ही दे। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो 3 इसके देखेंगे मेन जो फैक्टर्स हैं वो। तो 3 फैक्टर जो हैं वो क्रूशियल हैं, मतलब पॉलिटिक्स में सोशल डिवीजन के आउटकम्स को बताने के लिए, यानी कि सोशल डिवीजन के कारण पॉलिटिक्स में क्या क्या चीजें हो सकती है। फर्स्ट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटकम, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से लोग अपने पहचान को समझते हैं, मतलब वो
क्या समझते हैं अपने आप को, कि उनका पहचान जो है वो क्या है। यदि लोग समझेंगे कि उनका जो आइडेंटिटी है केवल सिंगुलर है, यानी अकेले, मतलब हम केवल अपने बारे में सोचें, अपने आप को केवल सोचें, तो इस टर्म में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उनको रहना। मतलब कहीं भी किसी भी कंट्री में रह रहे हैं तो उन्हें बहुत ही मुश्किल होगा। और जैसे अगर देखा जाए कि नॉर्दर्न आयरलैंड के बात किया जाए तो वहाँ लोग खुद को केवल क्या मानते थे कि हाँ हम कैथोलिक हैं, कैथोलिक क्रिश्चियन नहीं मानते थे, ना ही वो अपने आप को नॉर्दर्न आयरलैंड के मेंबर मानते थे। वो मानते थे हम कैथोलिक हैं, कुछ मानते थे हम प्रोटेस्टेंट्स हैं। और ये जो डिफरेंस था वो बहुत ही मुश्किल हो गया था उनको एकत्रित करने का, क्योंकि कंट्री जो था वो डिसइंटीग्रेट होते जा रहा था। एक जो थे वो यूके का पार्ट रहना चाहते थे, दूसरे जो चाहते थे कि वो क्या हो तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से मिल जाए। तो इस तरीके से उनको एकत्रित करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और ये बहुत ही आसान होगा कब, जब लोग जो हैं वो अपने आइडेंटिटी को मतलब बहुत तरीके से अपने आप का पहचान बताएंगे, यानी कि वो पर्सनल लेवल में भी अपना पहचान बताएंगे, अगर स्टेट में है तो स्टेट लेवल पे, अगर जैसे अपने कंट्री से बाहर जाते हैं तो अपने कंट्री लेवल पे अपना अगर पहचान बताते हैं, यानी नेशनल लेवल पे अगर अपना पहचान बताते हैं तो होगा क्या कि उनके कंट्री में डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा और इन सोशल डिवीजन से उनको फायदा भी होगा। तो मेजोरिटी जो है बेल्जियन के मतलब बहुत सारे लोग अब इस तरीके का फील कर रहे हैं। वो अब अपने आप को बेल्जियन मानते हैं, ना कि डच और जर्मन स्पीकिंग। वो मानते हैं कि हम बेल्जियम के निवासी हैं और इसके कारण उनको मदद मिला कि वो एक साथ रह रहे हैं बिना किसी कन्फ्लिक्ट के। और इस तरीके से अगर हमारे कंट्री में भी बात किया जाए तो हमारे कंट्री में आइडेंटिटी कैसा है, तो बहुत सारे लोग हम लोग में जो हैं वो मानते हैं कि हम क्या हैं, तो इंडियन हैं, केवल इंडियन मानते हैं। भले ही वो किसी स्टेट से बिलोंग कर रहे हों, किसी लैंग्वेज ग्रुप के हों, किसी सोशल ग्रुप के हों या फिर किसी रिलीजियस कम्युनिटी के हों, वो अपने आप को इंडियन अगर मानते हैं तो होगा क्या कि जो कंट्री है वो इंटीग्रेट रहेगा, उसमें एकता बना रहेगा। अब सेकेंड फैक्टर की ओर जब देखेंगे कि सेकेंड जो है वो क्या है, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल लीडर जो है वो अलग किसी भी कम्युनिटी के डिमांड को उठाते हैं, यानी कहाँ तो पार्लियामेंट में या फिर वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ किस तरीके से उनके डिमांड को उठाते हैं। तो ये बहुत ही आसान है कि किसी के डिमांड को एकोमोडेट करना, उठाना किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि फ्रेमवर्क में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक का डिमांड का पूरा करने के लिए, मतलब एक की डिमांड की पूर्ति के लिए दूसरे कम्युनिटी का हानि हो, मतलब उनके शर्त पे पूरा हो रहा है, उनके कॉस्ट पे पूरा हो रहा है दूसरे कम्युनिटी का डिमांड, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग श्रीलंका की बात देखें तो यहाँ केवल सिन्हाल का डिमांड था, वो जो थे वो तमिल जो कम्युनिटी थी उसके इंटरेस्ट और उनके पहचान को नहीं देखते थे, मतलब वो केवल अपने बारे में सोच रहे थे। तो ऐसा बहुत मुश्किल होगा। और यही हुआ कहाँ, तो यूगोस्लाविया में, यानी कि यहाँ जो लीडर्स थे वो अलग अलग इथनिक कम्युनिटीज के थे और वो प्रेजेंट कर रहे थे अलग अलग लोगों का डिमांड, जिस कारण हुआ क्या कि एक जो सिंगल कंट्री था उसको वो सिंगल नहीं रह पाया और वो 6 भागों में टूट गया। अब थर्ड देखते हैं कि थर्ड जो फैक्टर है किस तरीके से, तो थर्ड फैक्टर है क्या कि ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से वहाँ की जो सरकार है वो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनके डिमांड के लिए कैसा रिएक्ट करती है। ये नहीं कि जो गवर्नमेंट हो वो किसी एक ग्रुप का ही ध्यान दे तो क्या होगा। तो जैसा हम लोगों ने देखा बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल, तो यहाँ जो रूलिंग पार्टी जो थी वो चाहती थी कि पावर शेयर किया जाए और जो माइनॉरिटी जो कम जो लोग रह रहे हैं उस कंट्री में उनके भी डिमांड जो है वो रीजनेबल हैं। लेकिन अब हुआ क्या कि सोशल डिवीजन जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा अगर इस तरीके से लोग उनके डिमांड को भी देखेंगे। लेकिन अगर हम लोग क्या करें कि उनके डिमांड को सप्रेस कर रहे हैं यानी दबा दे रहे हैं, किस कारण से, तो देश जो है वो हमारा इकट्ठा बना रहा है, तो इस कारण से बहुत सारे जो लोग हैं जो मेजॉरिटी हैं उनके डिमांड को मान रहे हैं और माइनॉरिटी के डिमांड को
क्या कर रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। ताकि क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अगर माइनॉरिटी के डिमांड को मानने लगे तो देश जो है वो उसमें यूनिटी नहीं रहेगा। तो इंड रिजल्ट जो अंत तक क्या होगा कि वो बहुत ही उल्टा हो जाएगा इंड रिजल्ट। और ऐसा अटेम्प्ट यानी कि फोर्स्ड इंटीग्रेशन अगर किसी कंट्री को ताकत के बल पर अगर इकट्ठा करने को कोशिश किया जाए तो उससे क्या होगा कि वो क्या कर रहे हैं कि डिसइंटीग्रेशन का बीज बो रहे हैं उस कंट्री में। यानी वो कंट्री है ज़्यादा दिन इंटीग्रेशन में मतलब इकट्ठा नहीं रहेगा, वहाँ के लोग जो हैं वो एकता के सूत्र में नहीं बंधे रहेंगे, वो जो सूत्र है वो टूट जाएगा। यानी वो बीज बो दिए हैं अगर फोर्स इंटीग्रेशन किसी कंट्री में कर रहे हैं, दूसरे के जो उनकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा न करके। तो इस तरीके से असर्शन क्या हुआ कि सोशल डाइवर्सिटी जो है वो किसी भी कंट्री का में ज़रूरी नहीं है कि वो खतरा ही पैदा करे, यानी खतरा पैदा करने का ही सोर्स हो। यदि किसी डेमोक्रेसी में अगर हम देखें तो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो है वो सोशल डिवीज़न के केस में यदि नॉर्मल है तो वो जो है वो कंट्री के लिए हेल्दी साबित हो सकता है उसके डेवलपमेंट के लिए। और ऐसा जो है वो अलाउ करता है बहुत सारे जो डिसएडवांटेज हैं या फिर मार्जिन है, सोशल ग्रुप के बीच में कोई अंतर है, तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी कि इन सब चीज़ को अटेंड करेगी, क्योंकि वो बताएंगे कि हाँ हमें क्या कमियां हैं। तो डेमोक्रेसी में ये जो है वो फ़ायदेमंद होता है, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी होता है। अब बहुत सारे एक्सप्रेशन हैं जैसे कि सोशल डिवीज़न पॉलिटिक्स में, जिसके कारण होता क्या है कि कैंसलिंग हो जाता है वन अनदर आउट, मतलब एक जो है वो दूसरे रिजल्ट क्या होता है कि कैंसिल हो जाता है। इस कारण रिड्यूस हो जाता है मतलब कम हो जाता है। तो क्या चीज़ कम हो जाता है? तो कम हो जाता है उनका इंटेंसिटी। यानी कि अगर सोशल डिफरेंस किसी कंट्री में है और वो अपना मांग लोग रख रहे हैं, अलग अलग जो कम्युनिटीज़ है वो अलग अलग मांग रख रहे हैं, तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि वो डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं कंट्री को और अपना वोट लेना चाहते हैं, तो उनके इंटेंसिटी में क्या होगा कि कमी आएगा। इसके कारण उनके इंटेंसिटी में अगर वो जो पार्टीज के लोग हैं जो इस तरीके का चाहते हैं, अगर उनके इंटेंसिटी में कमी आता है तो जो डेमोक्रेसी है वो ताकतवर होगा। अब पॉजिटिव एटीट्यूड देखा जाए इस डाइवर्सिटी के, यानी जो विभिन्नता है उसके लिए, अगर पॉजिटिव मतलब डाइवर्सिटी का जो पॉजिटिव एटीट्यूड अगर हम देखें तो अगर इच्छा हो लोगों को मतलब रहने का एक साथ, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब ये इजीली नहीं होगा अगर लोग क्या करें कि डाइवर्सिटी के साथ ही अगर चलें तो दिक्कत होगा। अगर वो चाहें कि डाइवर्सिटी जो है मतलब विभिन्नता है फिर भी हम एक साथ रहें तो बहुत ही आसान होगा उन लोगों के लिए वहाँ पे रहना उस कंट्री में। और जो लोग मार्जिनल मतलब अंतर महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ अंतर हो रहा है, हमें भेदभाव के रूप में देखा जा रहा है, और तो वो जो उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ वो फाइट कर सकते हैं। यदि लोग क्या है कि खुद को मतलब एक साथ डाइवर्सिटी के साथ अगर रखने का कोशिश करें तो ऐसा फाइट जो है वो हमेशा डेमोक्रेटिक पाथ होता है। लोग जो हैं इस तरीके का जो युद्ध करते हैं, फाइट करते हैं, वो डेमोक्रेटिक पाथ है। और उसके कारण वो करेंगे क्या कि पीसफुल डिमांड करेंगे, यानी शांतिपूर्वक अपना आवाज़ उठाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में अपना आवाज़ उठाएंगे कि उनका भी इलेक्शन के थ्रू फेयर पोजीशन मिल पाए, यानी उनको भी सही दर्जा मिल पाए। कभी कभी जो सोशल डिफरेंसेज होती है वो इस तरीके से अनएक्सेप्टेबल लेवल तक पहुंच जाती है। किस कारण से? तो सोशल इनइक्वलिटी, यानी समाज में बराबरी का अगर अधिकार नहीं मिल रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, तब वो अनएक्सेप्टेबल लेवल तक पहुंच जाती है। और स्ट्रगल जो होता है इस तरीके के इनइक्वलिटीज का, वो कभी कभी हिंसा का रास्ता भी अपना लेता है, और जिसके कारण उस जो देश है उसकी शक्ति भी छीन होती है। और हिस्ट्री ने हमें बताया है कि जो डेमोक्रेसी है वही एक अच्छा तरीका है इस तरीके के जो पहचान है उनके लिए लड़ने का और डाइवर्सिटी को बनाए रखने का। तो यहाँ जो ये चैप्टर है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी वो समाप्त होता है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को देख लें। धन्यवाद।